आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। कल हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि हमारी 125 सीरीज़ के क्वेश्चंस थे। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हो सका तो पूरा सॉल्व कर लेंगे और अगर रह जाते हैं थोड़ी बहुत तो नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आज कल 50 हो गए और आज 75 क्वेश्चन है, टोटल 125 है तो हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो एक बार सभी लोग, जैसे कि आप लोग कभी कभी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो और कभी कभी एकदम से पता नहीं क्या होता है, आप लोग नाराज़ हो जाते हो, क्या होता है, बिल्कुल भी चैनल को शेयर वेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन है आपका 51। पार्कर के अनुसार मूल्य क्या है, मतलब मूल्य इनमें से बताना है। घर व महत्वाकांक्षा है, क्रियात्मक व कल्पनात्मक मूल्य है, उद्देश्यपूर्ण व क्रियात्मक है, या स्वास्थ्य एवं ऊर्जा है। तो देखो, मूल्यों का वर्गीकरण कई तरीके से किया गया। ठीक है, कई तरीके से मूल्यों का वर्गीकरण किया गया। अगर हम बात करें मेनली, जैसे कि प्रभुत्व के आधार पर किया गया मूल्यों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रभुत्व के आधार पर किया गया। दूसरा, अगर हम बात करें जो मूल्यों का वर्गीकरण किया गया, जैसे कि जो प्रभुत्व के आधार पे अगर हम बात करें तो एक था आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, ओके, और आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य था। ठीक है, साधनात्मक मूल्य था, ओके, साधनात्मक मूल्य था। और दूसरा कौन सा था? दूसरा मूल्य था, ये मतलब प्रभुत्व के आधार पर बता रही हूँ मैं केवल, एक था आदर्शात्मक, ठीक है, आदर्शात्मक और तथ्यात्मक मूल्य। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया। पार्कर ने भी दो तरीके से मूल्यों का वर्गीकरण किया था, जो था आपका क्रियात्मक और कल्पनात्मक। ठीक है, क्रियात्मक और कल्पनात्मक था, जो कि आंसर आपको मिल गया। इतना ही यहाँ पर जो है वर्गीकरण कंप्लीट नहीं होते। प्रभुत्व के आधार पर आपको आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य याद रखने हैं और आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य याद रखने हैं। पार्कर के अनुसार क्रियात्मक और कल्पनात्मक मूल्य याद रखने हैं। इसके अलावा भी अगर पूछा जाए, लिंडसे महोदय, मतलब अगर ये पूछा जाए कि किसने जो है मूल्यों का वर्गीकरण किया है, तो पार्कर ने किया है, लिंडसे ने किया है और पीएस नायडू ने किया है। पीएस नायडू ने, पी पे मात्रा गलत लग गई, उसका इतना ध्यान मत देना। ठीक है, पीएस नायडू, ओके। तो यहाँ पर पीएस नायडू जो है, इन्होंने भी वर्गीकरण किया है। लिंडसे ने मैं जल्दी बता देती हूँ कौन कौन से किए हैं। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, ओके, सामाजिक, आर्थिक जो मेन होते हैं ना मूल्य, उन्हीं का वर्गीकरण इन्होंने किया है। सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक हो गया, सौंदर्यात्मक हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आप लोगों का रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, राजनैतिक हो गया, मतलब इनके में राजनैतिक और धार्मिक भी आता है। ठीक है, राजनैतिक और धार्मिक का भी वर्गीकरण इन्होंने किया है। मतलब लिंडसे ने क्या बताया है, जो मूल्य होते हैं सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं, सौंदर्यात्मक होते हैं, राजनैतिक होते हैं और धार्मिक होते हैं। ठीक है, एक लास्ट और बात कर लेती हूँ पीएस नायडू का, क्योंकि हमारी अब जो क्लासेस चल रही है ना, आप जानते हो पेपर में अब कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो मार्च गया बिल्कुल, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये अप्रैल बचा है। इसमें हम जितना चाहें रिवीजन ही कर सकते हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा पढ़ने का अब समय नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम लोगों की बार बार की पढ़ी हुई हैं, तो क्यों ना इन्हीं को रिवाइज करते जाएं कि कम से कम यहाँ से चीज़ें ना छूटें। पीएस नायडू ने जो वर्गीकरण किया है वो आर्थिक है। ठीक है, आर्थिक है, मैं जल्दी बोलती हूँ, बस कानों में डाल लो। शारीरिक है, ठीक है, शारीरिक है, सामाजिक है, ओके, सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, ओके, मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है, इनके में दार्शनिक भी आता है, और आध्यात्मिक। और मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पार्कर का ही है, उसे आप याद रखिएगा या फिर प्रभुत्व के आधार पर याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही था, क्रियात्मक व कल्पनात्मक दो तरीके के मूल्य बताए हैं। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ और लास्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है जो पार्कर ने मूल्य कौन कौन से बताए हैं, प्रेम बताया है, आराम बताया है। ठीक है, प्रेम, आराम, धर्म सुख, जल्दी लिख देती हूँ। धर्म हो गया, सुख हो गया आपका, कला हो गया, खेल हो गया। ठीक है, कला, खेल, और क्या चीज़ था, स्वास्थ्य थी। ठीक है, स्वास्थ्य था। ये सब मैं जल्दी लिख दे रही हूँ, बहुत ही जल्दी में। ठीक है, स्वास्थ्य, ओके, राइटिंग मत देखो, बस तैयारी करो अच्छे से। महत्वाकांक्षा, ओके, महत्वाकांक्षा था, और साथ ही साथ क्या था, शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ भी थी। शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियाँ जो होती हैं ना, वो भी इनके मूल्यों में ही आती हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है
हमारा 52, 50 कल कर लिए थे इसलिए ये 51 से स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन है 52, निम्न में से वह विधि जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तथा नई तकनीकी और कार्यप्रणाली, विधियों, तरीके व कार्यक्रम करते हैं। देखो, इनमें से एक ऐसी विधि बतानी है जिसकी प्राप्ति के लिए हम क्या होते हैं, तत्पर रहता है, मतलब कोई भी व्यक्ति तत्पर है, और आप भी इस समय तत्पर हो। स्तर है, मापन है, निर्णय है, लक्ष्य है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ये क्या है, हमारे लक्ष्य है। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है ना। जिसका लक्ष्य ही नहीं उसे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर पूछा जाए मूल्यों की अपेक्षा लक्ष्य कैसे होते हैं, तो मूल्यों की अपेक्षा कैसे होते हैं, ये अधिक स्पष्ट, अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं, ठीक है। अधिक स्पष्ट लिख देती है बस, ओके। अधिक स्पष्ट होते हैं, ओके, अधिक स्पष्ट होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। इनका हमारा जो लक्ष्य है, इनका जन्म क्यों होता है, सुख व संतुष्टि के लिए, ठीक है। सुख व संतुष्टि के लिए इनका जन्म होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि सुख एवं संतुष्टि हम चाहते हैं भाई, हमारे लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। जो लक्ष्य जितने ज़्यादा अधिक स्पष्ट होंगे उतने ही वो प्रभावशाली होंगे। आपको पता है कि हमें यही करना है तो आप बिल्कुल उसी पर फोकस होगे, ठीक है ना। आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। उसके चक्कर में क्या होता है कि एक भी नहीं मिल पाता, ओके। किस्मत अच्छी हो तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य होते हैं बिल्कुल ही आपके स्पष्ट होते हैं। अच्छा, एक आप स्तर क्या होता है, स्तर मापन तुलनात्मक गणना करता है, कहीं ना कहीं मापन का माध्यम होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम काबिल बन जाते हैं तब हमारा स्तर बनता है ना, और नहीं बने तो हमारा स्तर जैसा होता है वैसा ही रहता है, या फिर और नीचे गिर जाता है। समय के साथ महंगाई बढ़ती रहती है और हम वहीं पर होते हैं, है ना। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं तुलना का आधार होते हैं लक्ष्य, और हमेशा किसी ना किसी दबाव के कारण ये उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम पर दबाव है, हमें टीजीटी पीजीटी क्रैक करना है। अब टीजीटी पीजीटी क्रैक करके कहीं ना कहीं हमारे पास अच्छी इनकम आएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा स्तर स्तर बनेगा जाके ना, कुछ अच्छा स्तर ही बनेगा जाके। तो ये स्तर जो होते हैं कहीं ना कहीं तुलना का आधार होते हैं, हमें बताते हैं कि हम पहले क्या थे और आज की डेट में हम क्या हैं, ठीक है ना। और निर्णय क्या होता है, प्रबंधन का हृदय होता है। प्रबंधन का हृदय पूछा जाए, निर्णय है। प्रबंधन की इकाई पूछा जाए, निर्णय है। ये सारे टर्म भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 53, मैनेजमेंट एंड फैमिली लिविंग किसकी रचना है, क्या निखिल एवं डॉर्सी, ग्रॉस एवं कैंडल, प्रोफेसर स्मिथ या फिर गीनिंग की है। तो ये मैनेजमेंट एंड फैमिली लिविंग जो रचना है निखिल एवं डॉर्सी की है। इन्हीं ने निर्णय के लिए क्या बोला है, निर्णय के लिए इन्होंने बोला है, सॉरी निर्णय के लिए नहीं, इन्होंने मूल्यों के लिए बोला है कि मूल्य क्या होते हैं, मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बताई है, स्तर क्या होते हैं, मूल्य के मापक होते हैं। स्तर मूल्य के मापक होते हैं, ठीक है, मूल्य के मापक होते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन दोनों किसकी है, निखिल एवं डॉर्सी की हैं। इन्होंने क्या बताया है, समय के लिए अमानवीय साधन बताया है। समय के लिए क्या बताया है, अमानवीय साधन बताया है। कई पॉइंट जो है निखिल एवं डॉर्सी से संबंधित है। ये सभी पॉइंट जो बताए निखिल एवं डॉर्सी से संबंधित है, एक जगह लिख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है 54, निम्न में से एक प्रबंधन की विशेषता नहीं है, कला और विज्ञान, विशिष्ट व अदृश्य कौशल, पेशा व सभी स्तर पर आधारित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से एक प्रबंधन की यहाँ पर जो है क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो देखो, कला और विज्ञान भी है, ये विशिष्ट भी है और अदृश्य कौशल भी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ पेशा व सभी स्तर पर ये आधारित होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, प्रबंधन से संबंधित होंगे और सभी सही होंगे। प्रबंधन के चरण पूछे जाए कितने हैं, तो मुख्य 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आयोजन होता है, आपका नियंत्रण होता है, और क्या होता है, मूल्यांकन। ये मुख्य चरण होते हैं, मूल्यांकन 3 ये मुख्य होते हैं। बकाया तो चीज़ें अलग अलग भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्प्रेरक तत्व कितने होते हैं प्रबंधन के, तो 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं और स्तर होते हैं, ठीक है। लक्ष्य और स्तर, ये हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है, इसलिए हम ये वो चीज़ें भी पढ़ाते चल रहे हैं जो चीज़ें बहुत बेसिक हैं और हम नहीं चाहते आप उन्हें भूले हों। क्वेश्चन है 55, जेते पाँव पसारिए तेती लंबी सौर कथन संबंधित है समय व्यवस्थापन से, बजट व्यवस्थापन से, कार्य व्यवस्थापन से, या प्रबंध व्यवस्थापन से। तो हमारा जैसा बजट हो हमें वैसे ही पैर पसारने चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, कर्ज में डूब जाएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो बजट व्यवस्थापन का मतलब यहाँ पर हो गया जेते पाँव पसारिए
सारी है, तैरती लंबी सौर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आप सही हो जाएगा। अगर आप ने वृंदा मैम की बुक को फॉलो किया होगा तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे टर्म लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन ये पूछा गया है, इसको हमने ऐड इसलिए किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 56, दीर्घकालीन लक्ष्य इनमें से नहीं है। शिक्षा ग्रहण करना, मकान बनाना, वस्त्र खरीदना या संपत्ति एकत्रित करना। तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना एक दीर्घकालीन लक्ष्य है। कितने लंबे समय से आप लोग तैयारी सब लोग कर रहे होंगे। मकान बनाना भी एक लंबा प्रोसीजर है, संपत्ति एकत्रित करना भी एक लंबा प्रोसीजर है, पर वस्त्र खरीदना क्या है, शॉर्ट टाइम है, हमारे पास पैसा है, हमारा मन हुआ हमने अभी, आप तो घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो, तो वस्त्र खरीदना क्या है, एक आपका मतलब दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। ठीक है ना, तुरंत आप कर सकते हो ये काम। अगर बात होती है लक्ष्यों के प्रकार की कि लक्ष्य के कितने प्रकार हैं, तो लक्ष्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और किसके अनुसार, ये जोन्स के अनुसार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जोन्स के अनुसार, जोन्स महोदय ने क्या कहा, एक होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य, ठीक है, दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य। दूसरे होते हैं कौन से, मध्यवर्ती लक्ष्य, ठीक है, मध्यवर्ती लक्ष्य होते हैं। और तीसरे क्या होते हैं, मध्य अंत लक्ष्य, ठीक है, मध्य अंत लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसने कहा है, जोन्स महोदय ने ये 3 प्रकार के जो हैं आपको जो है लक्ष्य बताए हैं। लक्ष्यों की विशेषताएं क्या हैं, अगर पूछी जाए लक्ष्यों की विशेषताएं क्या होती, तो लक्ष्य हमेशा कैसे होते हैं, एक श्रृंखला में होते हैं। किस में होते हैं, श्रृंखला में होते हैं। ओके, लक्ष्य किस में होते हैं, श्रृंखला में होते हैं। दूसरे की अगर बात करें, लक्ष्यों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, भाई समय समय पर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, परिवर्तन होता है। ओके, और तीसरा क्या होगा, यहाँ पर सामाजिक समूह का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक समूह का क्या होता है, यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक समूह का प्रभाव पड़ता है। जो सामूहिक समूह का प्रभाव पड़ता है लक्ष्यों पर, ये किसने कहा है, तो ये फेंस्टिंगर ने अपने अध्ययन में बताया है। फेंस्टिंगर ने अध्ययन में बताया है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा, किसी की फैमिली, मान लो हमारी फैमिली के आसपास अगर टीचर लोग ज़्यादा हैं तो बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा, वो भी शिक्षक बनना चाहेगा। ठीक है ना, तो ये फेंस्टिंगर ने बताया कि सामाजिक समूह का जो है प्रभाव पड़ता है मतलब लक्ष्य पर, वैसा ही लक्ष्य बन जाता है जैसे लोग आसपास में होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 57, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया था, सी है। क्वेश्चन 57, लक्ष्य की विशेषता नहीं है, सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, समय पर आधारित होते हैं, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति होती है, लक्ष्य का हमेशा बना रहना। ठीक है, अभी अगर आपने थोड़ा ध्यान से समझा होगा हमने जो कहा है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो। लक्ष्य की यहाँ पर विशेषता बतानी, सतत व स्वाभाविक होता है, ठीक है, समय पर आधारित होता है, लक्ष्य की गतिशील प्रकृति होती है, लक्ष्य हमेशा बने रहते हैं। क्या ये बात सही है, डी ऑप्शन वाली? तो जो लक्ष्य होते हैं सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ये बात सही है। ओके, एक पूरा होता है, दूसरा तैयार हो जाता है, समय पर आधारित होता है, हाँ बिल्कुल, हर चीज़ का एक समय है। शादी विवाह करने के लिए आप 40 साल में कर लो, लेकिन वैसे मानो तो एक उसकी भी एज है, 21 साल लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए, थोड़ा बहुत बढ़ जाओ 2 साल 3 साल। लेकिन आजकल कुछ बच्चे तो तैयारी के चक्कर में नहीं लंबे समय तक शादी करते हैं, कुछ लोग बहाना मार के बैठे हुए हैं कि हमें बहुत बड़ी डिग्री लेनी है, लेकिन क्या है, बस फ़ोन चला रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इसलिए समय बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सतत व स्वाभाविक प्रक्रिया तो सही है, समय पर आधारित है, ये भी सही है। लक्ष्य की गतिशील प्रकृति होती है, बिल्कुल गतिशील तो होता है लक्ष्य, जो एक पूरा होता है तुरंत हम दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, वो ऑटोमेटिकली बन भी जाता है। पर लक्ष्य का हमेशा बना रहना, मतलब जैसे आज हम चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी हमें क्रैक करना है, तो अगर हमने क्रैक कर लिया, ठीक है, तब तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, सही है, ठीक है। लेकिन क्या ये जीवन पर्यंत रहेगा हमारा लक्ष्य? अगर नहीं भी हुआ तो भी हम कुछ और देखेंगे, ये थोड़ी ना किसी के लिए मर मिटेंगे, है ना। तो ये वो चीज़ तो है नहीं कि भाई नहीं मिली है तो हाँ, जॉब सपना है तो सपना है ना, सपने के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर भी रहे हैं, इतने पे भी नहीं मिली तो क्या आप ये थोड़ी ना टीजीटी पीजीटी बुढ़ापा तक आप सोचते रहोगे, नहीं कुछ और देखोगे भाई आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वैसी गवर्नमेंट जॉब आजकल मिलनी बहुत मुश्किल काम है, इतनी सीट्स कम होती हैं, लेकिन हाँ मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है कि ये हमेशा नहीं बने रहते हैं। क्वेश्चन है 58, आधारभूत निर्णय को कहते हैं आदतन निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, व्यापारिक निर्णय या फिर प्रायोगिक निर्णय। तो आधारभूत जो निर्णय होते हैं, नेमी निर्णय होते हैं, आदतन निर्णय होते हैं, ये सब एक ही होते हैं। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निर्णय होते हैं इनका अगर अर्थ पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है निर्णय का, तो बेसिक सा अर्थ है निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है ना, निष्कर्ष पर पहुंचना और कुछ करने की चाह, ठीक है,
कुछ करना, ठीक है। ये क्या होता है निर्णय। जब निर्णय हम क्यों लेते हैं भाई, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ही लेते हैं। अच्छा, निर्णय का माध्यम क्या होता है अगर पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि निर्णय का माध्यम क्या है, तो ज्ञान है, आपका कौशल है, आपका पूर्व अनुभव हो सकता है, आपके मूल्य और लक्ष्य और स्तर भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जैसा हमारा लक्ष्य होता है वैसे हम निर्णय लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम अपने मूल्यों को ध्यान में रख के ही लक्ष्य का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एक प्रश्न है, आप लोगों का कमेंट हर बार आता है, देखो अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग दिया होगा, लेकिन जो हमारे पास बुक अवेलेबल है उसकी अगर हम बात करें, जो एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, निर्णय को प्रबंध की सबसे छोटी इकाई किसने कहा है, ठीक है। छोटी इकाई निर्णय को किसने कहा है, मैंने आपको बताया था किसने कहा है, ईस्थर क्रूबरेटर। लेकिन जब मैं ये क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों का कमेंट आता है मैम ये क्वेश्चन सही है आपका, क्योंकि शायद आप लोग ग्रॉस एवं कैंडल को मानते हो शायद, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ग्रॉस एवं कैंडल है, इन्होंने निर्णय प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का क्या कहा है, हृदय कहा है। इन्होंने निर्णय की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा है, हार्ट कहा है, हृदय कहा है, ठीक है। ना कि इन्होंने छोटी इकाई कहा है। छोटी इकाई ईस्थर क्रूबरेटर ने कहा है, ईस्थर क्रूबरेटर ने क्या कहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपकी बुक में दिया हो तो मैं नहीं कह सकती हूँ भाई, बुक्स पर तो मैं ऑब्जेक्शन दे ही नहीं सकती हूँ। बुक्स पर मैं ऑब्जेक्शन तब दे सकती हूँ जब आयोग क्वेश्चन पूछेगा, तब तो मैं ईस्थर क्रूबरेटर उन्हें दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बुक में अवेलेबल है और सारी ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कमेंट करेंगे तो मैंने यहीं पर सॉल्व कर दी है कि अब आप कमेंट नहीं करोगे, मेरे हिसाब से यही आंसर। लेकिन अगर आपकी बुक में है तो आप उसे मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि बुक में है तो आप उसे मतलब क्या है, आयोग क्वेश्चन पूछे तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर डाल सकते हो कि याचिका वगैरह जो डाली जाती है ना, उसमें आप डाल सकते हो इस चीज़ को कि इसमें आंसर ये माना गया। क्वेश्चन है 59, महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं। नैतिक निर्णय और आधारभूत निर्णय को, कार्यक्रमात्मक एवं अकार्यक्रमात्मक निर्णय को, आपातकालीन निर्णय को या दीर्घकालीन निर्णय को। महत्वपूर्ण निर्णय किसे कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है, तो ये जो होते हैं आपके नैतिक निर्णय व आधारभूत निर्णय को ही हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय कहते हैं। आप सभी जानते हो ये ऐसे निर्णय होते हैं जिन्हें पुनः पुनः दोहराया जाए, मतलब बार बार दोहराया जाए, ठीक है। पुनः पुनः दोहराए जाने वाले निर्णय को हम क्या कहते हैं, नैतिक निर्णय या फिर आदतन निर्णय के नाम से जानते हैं। जैसे कि कॉफ़ी बनाना, चाय बनाना, खाना बनाना, हम ये काम रोज़ करते हैं तो ये हमारी आदत है और हमारी नैतिकता में आ गया कि हमें अपने घर के लिए ये काम जो है करना ही करना है। आपातकालीन निर्णय क्या होता है, आपातकालीन निर्णय जैसे कि कह सकते हैं हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान था, ठीक है ना। अब कहीं क्या हो गया, सड़क दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गई, तो क्या हुआ, अब आपको अपना निर्णय चेंज करना होगा कि टूटी टांग से हम घूमने जाएंगे, है ना। तो समझने वाली बात है, टांग टूटी है तो फिर अस्पताल ही जाना पड़ेगा, घूमने तो नहीं जा सकते ना। तो आपातकालीन निर्णय जो इस तरीके के निर्णय होते हैं जो हमें एकदम से लेने पड़ते हैं, कहीं आकस्मिक कोई दुर्घटना इत्यादि हो जाती है तब, ठीक है ना। अगर आपसे बात करें कार्यक्रमात्मक निर्णय या अकार्यक्रमात्मक निर्णय कौन से होते हैं, तो वे निर्णय होते हैं ये जो कार्यक्रमात्मक, ये दोनों अलग अलग टर्म है। एक तो ये ध्यान रखो, जो कार्यक्रमात्मक होते हैं ये बिल्कुल सुव्यवस्थित होता है, ठीक है ना, एक निश्चित एवं सुव्यवस्थित होता है, बिल्कुल प्लानिंग से होने वाला निर्णय जो होता है उसको हम कहते हैं आपका कार्यक्रमात्मक निर्णय, ठीक है। प्रोग्राम्ड है, बिल्कुल फिक्स है ये, ठीक है ना। और जो अकार्यक्रमात्मक है ये फिक्स्ड, अनफिक्स्ड कह सकते हो आप इनको, है ना। नॉन प्रोग्राम्ड कह सकते हो आप इसको, नॉन प्रोग्राम्ड मतलब जो फिक्स नहीं है, ऐसे मान सकते हो आप। जैसे कि फिक्स का मतलब हमने कहा ये जो कार्यक्रमात्मक क्या होते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम्ड होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे दिवाली है, आपको पता है साल में आनी है, दशहरा का त्यौहार है, या फिर होली है, अभी गई है, अगली बार भी आनी है मार्च में, आपका हमारा टीजीटी पीजीटी हो या ना हो, पर इसको आना है अगली साल भी, ठीक है ना। तो ये क्या है, कार्यक्रमात्मक निर्णय के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है ना, फिक्स है। मतलब एक तरीके से एक शब्द और इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है कि पुनरावृत्ति प्रकृति की होती है, पुनरावृत्ति। अब पूछा जाए पुनरावृत्ति वाले कौन से होते हैं, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति क्योंकि एक लंबे समय बाद रहे हैं, ठीक है, तो ये पुनरावृत्ति अपनी कर रहे हैं। लेकिन पुनः पुनः अगर शब्द हो तो आप कहोगे नैतिक निर्णय की बात हो रही है, आदत निर्णय की बात हो रही है। ओके, क्लियर हुआ इतना सा, ओके, बढ़े आगे, कोई रह गया, सभी होगा ना। दीर्घकालीन निर्णय हम सभी जानते हैं, ये लंबे समय तक चलता है। जो क्वेश्चन है 60, रहन सहन का स्तर प्रभावित नहीं होता, परंपरा और आर्थिक दशा से, व्यय के ढंग व धन की क्रय शक्ति से, मूल्य व जीवन दर्शन से, आधारीय आवश्यकता व शक्ति से। रहन सहन का स्तर जो है इनमें से किससे जो है प्रभावित नहीं होगा, क्या परंपरा व आर्थिक दशा से जो है प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। और व्यय के ढंग व्यय के ढंग व धन की क्रय शक्ति से भी होगा, मूल्य व जीवन दर्शन से भी हमारे रहन सहन का स्तर प्रभावित होता है। लेकिन आधारीय आवश्यकता एवं शक्ति का जो है रहन सहन के स्तर से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं, मतलब इनमें सबसे बेस्ट आपको चुनना है कि कौन सा नहीं है, तो वो आपका ये वाला हो जाएगा। बकाया परंपरा और आर्थिक दशाएं हमारे रहन सहन के स्तर को जरूर प्रभावित करती है। व्यय करने का ढंग व धन की जो क्रय शक्ति ये भी प्रभावित करती है, और मूल्य व जीवन के दर्शन, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 61, आवश्यकता के लिए किन किन बातों का होना जरूरी है। इच्छा और उत्सुकता और महत्व का
का, शिक्षा रुचि महत्वाकांक्षा का, इच्छा धन व्यय की तत्परता का, और रुचि ध्यानाकर्षण एवं व्यय की तत्परता का। मतलब आपके पास आवश्यकता, यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे धन है आपके पास, ये चीज़ बजट जब हम क्या करते हैं, विनियोग करते हैं, विनियोग मतलब कहीं लगाते हैं पैसा जिससे हमारा पैसा बढ़े, ठीक है ना। घर में रख के, बटुआ में रख के पैसा बढ़ता नहीं, आप सभी जानते हो, और ये हो सकता है कि खर्च हो जाए। लेकिन अगर बैंक में आप सेव कर देते हो तो उससे आपकी अर्निंग भी होती है और कहीं ना कहीं आपका धन भी सेव हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन अब ये चीज़ आपके पास धन मतलब ये चीज़ है कि आप कैसे पैसे को कहीं विनियोग कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास इच्छा होनी चाहिए, है ना, विनियोग करने के लिए, तभी आप कर पाओगे। दूसरा, आपके पास विनियोग करने के लिए धन भी होना चाहिए। मान लो खाने के लिए रोटी नहीं है तो आप 2 पैसे कमा भी लोगे तो भी वो पैसे खाने पर ही खर्च करने, उसे तो जमा करने जाओगे नहीं, ठीक है। और उसके लिए मान लो धन भी है और इच्छा भी है, दोनों है, लेकिन तत्परता नहीं है व्यय करने की, है ना, व्यय करने की तत्परता नहीं है। ओके। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आवश्यकता के पर्पज से पूछा है तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ। आवश्यकता के पर्पज में भी वही चीज़ आ जाएगी। सबसे पहली तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कोई भी चीज़ लेने के लिए, ठीक है ना। कोई भी वस्तु आपको खरीदनी है, जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत से घर आज के समय में भी ऐसे हैं जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, ठीक है, फ्रिज नहीं है, और उनके हो सकता है लड़के बड़े हों जिनकी शादी का उन्हें उम्मीद है कि शादी होगी अब उसमें फ्रिज आएगा, लेकिन शादी की क्योंकि जॉब लड़के की लग नहीं रही है तो अच्छी शादियाँ आ ही नहीं रही हैं, है ना। तो उनके पास क्या है, तब तक फ्रिज उनके लिए आवश्यकता नहीं मानी जाएगी जब तक उसके लिए वो तत्पर ना हो खरीदने के लिए। ये हमारा मैनेजमेंट कहता है, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैनेजमेंट कहता है कि कोई भी वस्तु की आवश्यकता तभी आवश्यकता कही जाती है जब वह व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर हो, ठीक है। अब वो व्यक्ति तत्पर है, ठीक है, तो तत्पर तो है, लेकिन अगर उसके पास धन नहीं है तो वो तो तत्पर वो नहीं होगा, है भाई, धन है तभी तो तत्पर होगा, और तत्पर भी तब होगा जब उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही है कि अगर आपकी कोई आवश्यकता है और उसकी पूर्ति आपको करना है तो सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए आपकी इच्छा, मतलब फ्रिज खरीदने की आपके पास इच्छा होनी चाहिए, और प्लस आपके पास धन भी होना चाहिए, और उस धन को खर्च करने की आपके अंदर तत्परता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, आवश्यकता शब्द मैं भूल गई थी इसलिए मैं उसको, ये कहते हैं ना कि पैसे को विनियोग करने का भी के लिए भी आपके अंदर तत्परता होना चाहिए, धन होना चाहिए, आपकी योग्यता होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आवश्यकता के पर्पज से क्वेश्चन था और इसमें भी ये चीज़ें लागू होती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 62, मानवीय साधन है, धन है, पुस्तकालय है, बैंक और धैर्य है, वृत्ति एवं धैर्य है। यहाँ पर एक जगह आपको धन करना पड़ेगा, यहाँ पर धन कर लो चाहे, मतलब एक जगह धन था, करना नहीं पड़ेगा, था, और रुचि और अब अस्पताल है। तो मानवीय संसाधन आपको बताना है, धन और पुस्तकालय आप जानते हो भौतिक साधन हो जाएगा, या सामुदायिक, पुस्तकालय एक सामुदायिक साधन हो जाएगा, ठीक है ना, बैंक भी सामुदायिक साधन हो जाएगा, अभिवृत्ति और धैर्य छोड़ दो, रुचि में अस्पताल जो है सामुदायिक साधन हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है, अभिवृत्ति और धैर्य जो है कैसा साधन है, ये एक तरीके का आपका मानवीय साधन है। और वैसे यहाँ पर धैर्य था भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बैंक तो आपका मानवीय साधन में ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, सामुदायिक साधन या मानवीय साधन में ही आएगा बैंक। क्वेश्चन है 63, सामुदायिक सुविधा इनमें से नहीं है, रेलवे स्टेशन, सड़क, पार्क, पुस्तकालय, स्कूल और पेन, डाक सेवा और यातायात। तो यहाँ पर सामुदायिक सुविधा नहीं है ये बताना है। तो रेलवे स्टेशन, सड़क सामुदायिक है, पार्क, पुस्तकालय सामुदायिक है, डाक सेवा, यातायात सभी के लिए, है ना, लेकिन स्कूल भी सभी के लिए, लेकिन पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है, दर्द जो है ये भाई जिसको होता है उसी को पता होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 64, वार्षिक कार्य के अंतर्गत, क्वेश्चन आई होप समझ गए होगे आप, यहाँ पर सामुदायिक सुविधा नहीं है ये पूछा गया है। तो पेन क्या, दर्द क्या, एक मानवीय समस्या है, ठीक है ना, ये कोई सुविधा नहीं है, पेन किसी के दर्द हो रहा है ये कोई सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा, ये सामुदायिक नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पर 64, वार्षिक कार्य के अंतर्गत नहीं आते जन्मदिन, पार्टी, अचार पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना और कमरों की सफाई करना। देखो वैसे तो आप कहोगे ये आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन ये आंसर इसलिए सही नहीं, उसकी भी हम क्यों नहीं ये बताएंगे। जन्मदिन पार्टी जो है वार्षिक कार्य के अंतर्गत आता है, बिल्कुल, हमारा बर्थडे अक्टूबर में होता है, नेक्स्ट अक्टूबर में ही होगा। अचार पापड़ बनाना, जो अचार और पापड़ बनाते हैं ये भी ज़्यादातर, आम का सीजन अब आ गया गर्मियों में, अब अचार बनेंगे, होली पे अभी पापड़ आपने बनाए होंगे, ठीक है। सिलाई कढ़ाई जो है इसलिए ये सीजनल रख दी गई है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बुनाई का काम जो है, नीटिंग जो होती है वो ठंड के दिनों में करते हैं, आप जानते हो ठंड में ही नीटिंग की जाती है। ओके, आपका ढाका का मलमल जो है बारिश में बनाया जाता है, तो बारिश क्या होता है हमेशा करीब हर मतलब 12 महीने में एक एक बार सीजन आते हैं, गर्मी आती है, ठंड आती है, बारिश आती है, तो आप कह सकते हो ये भी कहीं ना कहीं वार्षिक कार्य में आता है। लेकिन कमरों की जो सफाई है भाई, ये थोड़ी ना है कि कमरा कितने दिन आप गंदा रख लोगे, है ना। अभी टीजीटी पीजीटी का बहुत से लोगों का पेपर है, सिर पर पेपर है बिल्कुल, तो हम लोग क्या करते हैं
थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं काम को, लेकिन फिर भी क्या लगता है एक समय बाद कि अरे नहीं भाई बहुत गंदा हो रहा है, डस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर कपड़ा उठा के खुद ही लग जाते हैं, नहीं लग जाते। तो सफाई हम ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, गंदगी मतलब। क्वेश्चन है 65, झुकना, एड़ी के बल खड़े होना, बैठना किस प्रकार का प्रयास है? मानसिक प्रयास है, मोड़न प्रयास है, पद प्रयास है, शारीरिक प्रयास है। ठीक है, एक होता है कौन सा? चक्षु प्रयास। तो ये 5 प्रकार के लगभग जो है आपके प्रयास होते हैं। झुकना, एड़ी के बल बैठना, देखना किस प्रकार के प्रयास में आएगा? तो ये कैसा होगा? झुक रहे हो ना, तो ये होगा मॉडर्न प्रयास। झुकना शब्द सबसे बढ़िया है, बैठ रहे हो तो भी झुक रहे हो, तो यहाँ पर क्या है? मॉडर्न प्रयास के अंतर्गत आएंगे। मानसिक प्रयास, हम कुछ ज्ञान है, तर्कना है, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तर्क चिंतन, ये सब किस में? मानसिक प्रयास में आ जाएगा। पद प्रयास, हम चल रहे हैं, हम खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब चलने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो पद प्रयास के अंतर्गत आ जाती हैं। शारीरिक प्रयास, ठीक है, जो हम कुछ उठा रहे हैं, कुछ हम मतलब क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ में धक्का दे रहे हैं, जैसे कि हम कहीं पहुंच रहे हैं, कह सकते हैं पहाड़ों पर पहुंचना, एक तरीका, ये भी शारीरिक प्रयास में आता है। ठीक है ना, आपके फैलाना कोई चीज़, समेटना कोई चीज़, लिखना, उठाना, लिखना भी शारीरिक प्रयास है। ये छोटे छोटे टर्म है, इन्हें याद रखिएगा। उठाना कोई चीज़, खींचना कोई चीज़, दबाना, चढ़ाना, पहुंचाना, ये सब आपके किसमें? शारीरिक प्रयास में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ? पद प्रयास बता दिया मैंने। पद प्रयास में चलना, हिलना, डुलना, खड़ा होना, घुटने मोड़ना। चलना भी है, देखो यहाँ पर चलना नहीं था ना, खड़े होना दिया है, ठीक है, बैठना भी दिया है और झुकना भी दिया है। जो ये शब्द जो आएंगे, झुकना, हिलना, डुलना, खड़े होना, घुटने मोड़ना, ये पद प्रयास है। चक्षु प्रयास में जैसे नेत्र संचालन वाले कार्य आ जाएंगे। पद पलके झपकाना आ जाएगा, देखना, खोजना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। निरीक्षण करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका रिवीजन क्लास है, कोई भी बच्चा ये छोड़कर क्लास करके ना चला जाए कि मैम क्वेश्चन कराने आई थी, आप तो पूरा पढ़ाने लगी। ये अब समय आपके पास 1 मंथ ओनली बचा है, 1 मंथ में आपको सब चीज़ आपको मतलब समेटी हुई मिलनी चाहिए। ओके, तो हम पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो जाएगा 66। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर पूछने को थी, मेरे दिमाग से उतर गया, एक सेकंड। जो ये प्रयास दिए हैं ना, ठीक है, ये जो प्रयास दिए जिन्हें हम एफर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ये प्रयास दिए किसने हैं? किसने इनको विभाजित किया? अभी हमने बताए थे ये 5, मानसिक, मोड़न, पद, शारीरिक और कौन सा बताया था? एक चक्षु प्रयास। 5 तरीके के प्रयास बताए। ये 5 प्रयास दिए किस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति का नाम कमेंट में लिखना आप, ठीक है, हमें भी तो पता चले तैयारी किस लेवल की है। क्वेश्चन है 66, पेशिये की थकान को किस यंत्र से, पेशियों की जो थकान है उसको किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर, लैक्टिक मीटर, अर्गोमीटर, हेक्सोमीटर। तो पेशियों की थकान से अर्गोमीटर और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? कोई बता सकता है? दूध से संबंधित टर्म है, क्या मतलब बताइएगा, क्यों, क्या किसका मापन मतलब दूध में लैक्टोमीटर के यंत्र से किया जाता है? ओके, और लैक्टोज शर्करा होती है दूध की, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन 67, पेन पेंसिल के अंतर्गत यहाँ पर नहीं आता। माइक्रो मोशन, पाथवे चार्ट, गिलवर्थ या ऑपरेशन चार्ट। तो सबसे पहले तो हमें चार्ट पता होने चाहिए, कितने होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, पेन और पेंसिल होता है, ठीक है। औपचारिक होता है ना, दूसरा कौन सा होता है? पेन और पेंसिल होता है, ठीक है। औपचारिक तकनीक और पेन और पेंसिल तकनीक। पेन और पेंसिल तकनीकों को कई नाम से जाना जाता है। एक तो घरेलू तकनीक कहते हैं इसको, डोमेस्टिक तकनीक कहते हैं, अनौपचारिक तकनीक कहते हैं। तो ये इसकी टेक्निक्स के कुछ नाम हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना होगा। इसे पेन और धागे के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जो होते हैं वो औपचारिक में आते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने ट्रिक बताई थी, कौन सी? माशा मैसू। मा से माइक्रो मोशन, ठीक है, माइक्रो मोशन। सा से साइक्लोग्राफ, ठीक है, साइक्लोग्राफ। मा शा मैसू, मैमो मोशन, ठीक है, मैमो मोशन, ठीक है। मासा मैसू और सा से स्टॉप वॉच, ठीक है। तो ये 4 हो गई, स्टॉप वॉच। तो ये चारों हो गई आपकी औपचारिक की। अब इसमें कुछ मिल रहा है, यहाँ पर पूछा किसका है? पेन और पेंसिल का पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ मिला, माइक्रो मोशन मिल गया, मतलब माइक्रो मोशन पेन उसका है, औपचारिक का। तो जितने भी बचेंगे किसके हो जाएंगे? आपके पेन और पेंसिल के। पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और कौन सा था? ऑपरेशन चार्ट था। ऑपरेशन तो दिया है, पाथवे भी दिया है, एक था मल्टीमैन था और एक और था, कौन सा था? पाथवे चार्ट भी दिया है। इसमें एक रह जा रहा है मेरे दिमाग से बार बार, प्रोसेस हो गया। अच्छा, प्रोसेस नहीं दिया इसमें, प्रोसेस हो गया, ठीक है। प्रोसेस चार्ट हो गया, ऑपरेशन चार्ट हो गया, मल्टीमैन हो गया और कौन सा हो गया? पाथवे हो गया। हो गए 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 चार्ट जो है किसके द्वारा दिए गए हैं, मतलब
दोनों तकनीक के अंदर, पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आते हैं 4 चार्ट। ठीक है, तो इसमें पाथवे जो है गिलवर्थ ने दिया, इस वजह से इसको भी इसी में कंसीडर कर लिया जाएगा क्योंकि पाथवे चार्ट गिलवर्थ महोदय का दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 68, हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता। गुरुत्वाकर्षण की सहायता कार्य में निपुणता, उपकरण प्रयोग, गति का उपयोग। हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? देखो, गुरुत्वाकर्षण में भी हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन होता है। कार्य में जब हम निपुणता सीखते हैं तब भी हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन करते हैं। गति का उपयोग भी भाई गति कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित है, लेकिन उपकरण का उपयोग जो है इसमें नहीं आता। आप जानते हो मार्विन मुंडेल ने जो अपना जो वक्र दिया है, जो भी मतलब कर्व दिया था, उसमें जिसको हम क्लासेस ऑफ चेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या मुंडेल के परिवर्तन वर्ग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस सन में दिया था, किसी को पता है? चलो हम बता देते हैं, 1940 में दिया था। कहाँ दिया था? पर्ड्यू विश्वविद्यालय में दिया था। ठीक है, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में दिया था। तो ये जो है सबसे पहले चर्चा कार्य सरलीकरण पर किसने की थी? तो मेनली मुंडेल का ही नाम इसमें आता है। ओके, तो इन्होंने कितने दिए थे? 5 सिद्धांत अपने बताए थे, जिसमें क्रॉस एवं कैंडल ने क्या किया था? कट कर दिए 2 और इसमें 3 शेष रह गए, जिसको अब हम लोग पढ़ते हैं। ओके, कोई भी कार्य होता है तो उसको सुगमता से कह सकते हैं या शीघ्रता से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सरलता से हमें संपन्न करना है तो हम 3 तत्वों से गुजरते हैं। एक होती है कार्यविधि, ठीक है, कार्यविधि, ओके, कि कार्य की विधि को परिवर्तित कर दिया जाए जिससे काम इजी हो जाए, जल्दी हो जाए, समय पर हो जाए। ओके, दूसरा होता है कार्यकर्ता, मतलब जो वर्कर होता है कार्यकर्ता, उसको कौशल वगैरह सिखा दिए जाए, है ना, और गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करना सिखा दिया जाए, सही गति का प्रयोग करना सिखा दिया जाए। ठीक है, तीसरा होता है कार्य क्षेत्र, मतलब कार्य क्षेत्र भी कहीं ना कहीं काम को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना। जैसे आप किचन में काम कर रहे हो और जो स्लिप है जहाँ पर गैस रखी हुई है वो काफ़ी ऊंची आई पर है, ओके, आपका हाथ पहुँचने में ही दिक्कत हो रही, तो कहीं ना कहीं आपको थकावट भी ज़्यादा होगी और काम से इरिटेशन भी होगी और काम भी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर कार्य की विधि, कार्यकर्ता और कार्यक्षेत्र, तो ये जो तत्व आपको दिए हैं ना यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण की सहायता, ये सब कार्यकर्ता से संबंधित तत्व थे। ठीक है ना, कार्यकर्ता गति का उपयोग करेगा, कार्यकर्ता गति कार्य में निपुणता हासिल करेगा, गुरुत्वाकर्षण की सहायता कौन लेगा? कार्यकर्ता लेगा। इनका संबंध कार्य की विधि या कार्य क्षेत्र से या किसी उपकरण से नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 69, किसी भी कार्य को सीखने की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? साध्य अवस्था, अन्वेषी अवस्था, कार्य करने की अवस्था, या फिर करके सीखना। तो ये जो 3 तत्व हैं इसमें मुख्य, ये करके सीखना इसमें नहीं आता है, इसमें 3 तत्व हैं। 3 तत्व हैं, ये किसने दिए थे? वुड्सवर्थ ने दिए थे। ठीक है, 3 तत्व ये किसने दिए थे? वुड्सवर्थ ने दिए थे 3 तत्व। वुड्सवर्थ ने कितने 3 तत्व दिए थे? अब इन्होंने कहा था कि कार्यकुशलता का अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी भी व्यक्ति के पास 3 तत्व मुख्यतः होने चाहिए। एक तो उसके पास अन्वेषी अवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम एक्सप्लोरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। दूसरा उनकी साध्य अवस्था, जैसे कि जब हम काम सीखते हैं, है ना, सीखते हैं तो क्या होता है? वह अवस्था अकुशल होती है और बेसाध्य भी होती है। जब हम काम को सीखते हैं तो काफ़ी बेसाध्य होती है, इसलिए साध्य अवस्था के नाम से इसको जानते हैं शॉर्ट में। बकाया इसका पूरा नाम अकुशल और बेसाध्य अवस्था वुड्सवर्थ ने बताई थी। ठीक है, और तीसरी थी जो कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था, जो कि ये दी, कुशलतापूर्वक कार्य करने की अवस्था, ये 3 अवस्थाएं दी थी। तो यहाँ पर किसी भी कार्य को सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था है ये क्या कहलाती है? तो प्रारंभिक अवस्था यहाँ पर आपकी अन्वेषी अवस्था कहलाएगी, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या होते हैं, किसी भी कार्य का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमें आता तो है नहीं कुछ, अब हम यहाँ पर सीखना प्रारंभ करेंगे। जब हम सीखना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम अकुशल होंगे तो हमारा व्यय ज़्यादा लगेगा, तो इसके बाद आ जाएगी बेसाध्य अवस्था, अकुशल और बेसाध्य अवस्था। जैसे कि हम क्या करते हैं, रोटी बनाने का प्रयास करते हैं, तो शुरू में बहुत धीरे धीरे बनाते हैं, तब भी वो टेढ़ी मेढ़ी मोटी कैसी भी बन सकती है ना, लेकिन धीरे धीरे जब हम क्या करते हैं, बनाते रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुशलता आ जाती है ना, कुशलता हो जाती है। तो कुशलतापूर्वक हमें काम करने की एक अवस्था भी प्राप्त हो जाती है कि हम अच्छे से गोल रोटी, बढ़िया रोटी, पतली रोटी सबको बनाकर खिला सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं ये वुड्सवर्थ की दी हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखनी होंगी। आपको जो हमने क्वेश्चन पूछा था, जो आपके प्रयास हैं, ठीक है, वो प्रयास जो तभी मॉडर्न प्रयास, पद प्रयास, हमने जो भी एफर्ट्स आपको बताए वो किसने दिए, कमेंट में बताइएगा। प्रेशर कुकर में पानी का खौलना कितने तापक्रम पर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 151 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 221 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर कुकर में पानी का खौलना जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर नॉर्मल उबलता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 71, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवीभूत गैस, द्रवित रसोई गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, या दूषित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का जो है पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कहते हैं जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम इसको जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम जानते हैं, पेट्रोलियम के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है, गैस। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर जो ये किस तरीके की गैस है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन गैस है, हाइड्रोकार्बन गैस है, ये आपको एक तो याद रखना होगा। एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी होगी, जो हाइड्रोकार्बन है ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इस गैस में कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन प्रयोग होते हैं। हाइड्रोकार्बन ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के, ठीक है, हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के, नोट कर लेना इसको। एक होता है आपका मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस होती है। दूसरी आपकी ईथेन होती है, ठीक है। तीसरी आपकी प्रोपेन होती है, प्रोपेन, तथा लास्ट आपकी ब्यूटेन होती है। तो ये 4 गैसें होती हैं इसमें, ठीक है। ओके, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में ना आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ये किस द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कह लो, या फिर आप यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी आप इसको कह सकते हो। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 72 रेफ्रिजरेटर का क्वथनांक कितना होता है। 27.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 28.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 27.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या 20.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेफ्रिजरेटर का क्वथनांक बताना है। तो यहाँ पर होता है सी ऑप्शन सही आपका 27.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पर 27.7 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, इसका क्वथनांक होता है रेफ्रिजरेटर। अच्छा, रेफ्रिजरेटर को हम लोग घर में कहते हैं क्या, फ्रिज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये फ्रिज होता है ना, रेफ्रिजरेटर का सबसे छोटा और संक्षिप्त एवं लोकप्रिय नाम है, ठीक है ना, लोकप्रिय, छोटा संक्षिप्त और लोकप्रिय नाम है जिसको हम घर में फ्रिज कहते हैं, ठीक है, लोकप्रिय है ये, क्योंकि ये आसानी से आप इजीली यूज़ कर सकते हो, आपके घर के हिसाब से होते हैं। बकाया जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वैसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्रिज कहलाता है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है किस क्रिया या किस सिद्धांत का उपयोग करता है ठंडक पैदा करने के लिए, तो ठंडक के लिए बाष्पीकरण के सिद्धांत का ये प्रयोग करता है। बाष्पीकरण का सिद्धांत, जो फ्रिज आपका ठंडा होता है किस शक्ति या किस सिद्धांत द्वारा होता है, तो ये होता है बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न करना, बाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न करना। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठंडक उत्पन्न करना, ओके, उत्पन्न करना। और कुछ टर्म और हैं जो कि जैसे अगर पूछा जाए कि ऊष्मा का स्थानांतरण कितनी विधियों से होता है, फ्रिज में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है कितनी विधियों से होता है, तो 3 विधियों से होता है। एक होता है संवहन, ठीक है, संवहन जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। दूसरा क्या होता है आपका संचालन, ठीक है, कंडक्शन जिसे कहते हैं, कंडक्शन, ठीक है। और जो तीसरा आपका होता है रेडिएशन, विकिरण द्वारा, ठीक है, रेडिएशन विकिरण द्वारा। तो ये 3 विधियों से क्या होता है, इसमें ऊष्मा का संचालन होता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, संवहन, संचालन, विकिरण या फिर कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये रेफ्रिजरेटर, ये आपके उपकरण से संबंधित कुछ प्रश्न थे। क्वेश्चन है 73, सोलर कुकर कैसा उपकरण है, परंपरागत है, आधुनिक है, मिश्रित है या प्राचीन कालीन है। तो सोलर कुकर आपके आधुनिक उपकरण में आता है, ध्यान रखिएगा, सोलर कुकर, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें ये समय, ठीक है, शक्ति और ईंधन, ठीक है, इन तीनों की ही क्या होती है, इसमें बचत हो जाती है। समय, शक्ति और ईंधन तीनों की दृष्टि से ये काफ़ी जो किफ़ायती कह सकते हैं माना जाता है। क्यों ये सस्ता है, मतलब सस्ता क्या, मतलब इसमें ईंधन में पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि ये सूर्य से होता है, सूर्य से उत्पादन होता है। इसमें 4 डब्बे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काला जो 4 डब्बे का जो बॉक्स होता है, मान लो ये पूरा टिफ़िन है, बॉक्स है, इसमें 4 डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग काला होगा। काला क्यों होगा, आप जानते हो, काला रंग क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करने का गुण होता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। और प्रकाश को जितना अवशोषित करेगा उतनी जल्दी ताप पैदा होगा और उतनी जल्दी भोजन जो है पक जाएगा, ठीक है ना। तो काला रंग सबसे ज़्यादा आप जानते हो प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता जो है रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है 74, बैंक की सुविधा इनमें से नहीं है, राष्ट्रीय बचत पत्र, चालू खाता, बचत खाता, संचित खाता। तो चालू खाता व्यापारियों के लिए दिया हुआ खाता है, ठीक है। बचत खाता जो हमारा नॉर्मल हम सेविंग अकाउंट रखते हैं वो है। संचित खाता भी कहीं ना कहीं धन को एकत्रित करने के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र जो होते हैं, मतलब ये तीनों बैंक जो है देती है, कुछ चीज़ें इसमें पोस्ट ऑफिस भी देती है, लेकिन जो राष्ट्रीय बचत पत्र है ये केवल और केवल कौन देता है, पोस्ट ऑफिस प्रदान करता है। पोस्ट ऑफिस कब हुई थी स्थापना, 1960 में, 1961 में,
1940 में या फिर 1950 में? कब हुई थी पोस्ट ऑफिस की स्थापना? कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बचत जो होता है पोस्ट ऑफिस ही देता है। क्वेश्चन है 75, ईंट को सांचे में ढालने पर आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है सिलिका, एल्यूमिना, लोहा या मैग्नीशिया? ईंट को सांचे में ढालने के लिए आवश्यक लचीलापन इनमें से कौन प्रदान करता है? ईंट को सांचे में ढालने के लिए तो ये करता है कौन? एल्यूमिना करता है ना, एल्यूमिना करता है। सांचे के साथ साथ ये ध्यान रखना लचीलापन भी ये प्रदान करता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है आपके ईंट में? 20 से 25% तक मात्रा जो होती है ईंट को सांचे में डालने के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए 20 से 25 जो होती है 20 से 25% जो है एल्यूमिना की मात्रा इसमें रखी जाती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी ईंट की बनी रहे, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक ऑप्शन दिया है सिलिका। सिलिका क्या होता है? ये रेत और बालू का उपयोग होता है ईंट निर्माण में, उसी को कहते हैं, रेत और बालू का जो उपयोग होता है उसी को सिलिका हम कहते हैं, ठीक है ना। इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिका को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन। वैसे ये तो आप नाम से समझ ही जाओगे, है ना, डाइऑक्साइड, ओके, डाइऑक्साइड, ओके। आपका बिल्कुल क्विक रिवीजन मैंने कितने सारे टॉपिक का करा दिया। ये जो इसकी मात्रा होती है 50 से 75% होती है, 50 से 75% होती है, ध्यान रखिएगा, 50 से 75% होती है। और ये इससे क्या होता है? अच्छी आकृति तो मिलती है। ये क्या करता है? ईंट को चटकने, ठीक है, चटकने या फटने से रोकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो आपका सिलिका है ईंट को फटने और चटकने, मेन शब्द क्या है? चटकने और फटने से रोकता है। जैसे एल्यूमिना क्या करता है? सांचे में ढालता है और क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। जो लोहा होता है, लौह ऑक्साइड, तो ये जब ईंट कैसी होती है, लाल रंग की हो जाती है, तो कह सकते हैं ईंट को रंग प्रदान करती है, लाल रंग प्रदान करती है ईंट के लिए, लौह ऑक्साइड, ठीक है ना। ईंट को पकने पर लाल रंग कौन प्रदान करता है? लौह ऑक्साइड प्रदान करता है। और ये अच्छी तरह से पक जाए इसके लिए भी आवश्यक होता है, इसको हम लौह ऑक्साइड के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जो मैग्नीशिया होता है इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। सिलिका क्या कर रहा है? चटकने और फटने से बचा रहा है ईंट को। एल्यूमिना क्या कर रहा है? सांचे में ढालने में, ईंट का सांचा होता है ना, उसमें ढालने में आवश्यक है लचीलापन प्रदान करता है। लोहा क्या कर रहा है? लाल रंग ईंट को प्रदान कर रहा है ना, सबकी अपनी विशेषता है। और मैग्नीशिया क्या कर रहा है? यहाँ पर जो मैग्नीशिया हमने क्या बताया अभी, इस क्या करता है? मजबूती के लिए, ठीक है ना, एवं दृढ़ता प्रदान के लिए यहाँ पर आवश्यक है, ओके। और अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई तो ईंट भुरभुरी हो जाएगी, फिर तो वो टूटने लगेगी, ओके। और चूना भी पाया जाता है इसमें, कम मात्रा में होता है लेकिन होता है। क्वेश्चन है 76, प्रसार शिक्षा का प्रयोग कब और? अच्छा, 41 मिनट की क्लास हो गई और प्रसार शिक्षा के क्वेश्चन और कर लें। चलो, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, याद करने वाले, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, कर लेते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1985, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1895, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1973 या फिर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय 1976 में। तो प्रसार शिक्षा का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अगर हम इसकी बात करें तो ये हुआ था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1873 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 77, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना कब हुई तथा वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? 1928 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1938 इंडियन काउंसिल ऑफ फूड रिसर्च, 1928 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, 1954 इंडियन काउंसिल ऑफ फार्मर रिसर्च। मैं आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहती हूँ, देखो अब हमारा क्विक रिवीजन का समय चल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस। ये कोई वो हमारा जो पेपर है उसमें ऐसा तो है नहीं कि मैथ रीजनिंग सब आता है, जिसके लिए क्या होता है हमें टाइम मैनेज, हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं, टाइम मैनेज करना सभी में ज़रूरी है, ठीक है। टाइम मैनेज तो इसमें भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रहो पूरा समय निकल जाएगा, है ना। लेकिन जैसे मैं कहना चाह रही हूँ, जहाँ पे मैथ रीजनिंग इस टाइप के बहुत सारे पोर्सन आते हैं, तो हमें ये भी देखना होता है कि उतने समय में हमें सब कुछ सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, हम चाहे 125 की सीरीज लगाएं, ओके, उसमें चेक करते रहो बीच बीच में, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन का आंसर पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कि 125 में हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर पता है और 125 में वो आ गया तो हम उसे अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई प्रैक्टिस हम तब करते हैं जब हमारे बहुत सारे पोर्शन आते हैं, खासतौर से मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन जिन्हें सॉल्व करते हैं और जिनमें समय ज़्यादा लगता है, तो हम क्या होते हैं प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से कि हम 2 घंटे में या 2.5 घंटा जो समय मिल रहा है उसके अंदर हम अपने 125 या 150 क्वेश्चन जो है उन्हें समेट लें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप 125 क्वेश्चन क्या 2-2.5 घंटे में नहीं कर पाओगे,
लोगे, आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर आपको इस बात से मतलब ज़्यादा होना चाहिए कि आप अगर 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें आप कितना ज़्यादा सीख रहे हो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना बहुत ज़रूरी है, ना कि 125 में आप कितने कर रहे हो अभी ये ज़रूरी है। अगर आपके ये सारे आंसर आ गए तो आप 125 में भी करके आओगे, ठीक है। तो हमने क्यों ना आज मैनेजमेंट के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कल हमने जो क्लास दी थी उसमें हमने न्यूट्रिशन साइंस के किए थे और किसके किए थे सॉल्व, हमने टेक्सटाइल के 50 क्वेश्चन किए थे। और क्यों ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत खूबी से बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इससे ये आपने अगर अच्छे से क्लासेस देख ली तो आपको सब याद मतलब याद हो जाए, सबसे बड़ी चीज़। और हमें उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हम यहाँ पर जल्दी जल्दी टिक लगवा दें आपको, है ना, पता चले आप ये भी क्वेश्चन भूल जाओ और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी ना पता चले। हम एक्स्ट्रा 4 पॉइंट बताएंगे आपको, तो कम से कम ये तो होगा कि 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में फंसेंगे, वही आ गया पेपर में तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने कहा ये सही है, ये सही है, और करके निकल गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना कल हम इसको 25 क्वेश्चन या फिर जो भी 50 बचे क्वेश्चन हम 50 कल सॉल्व कर लेंगे 125 के। बेशक आपको हम कम क्वेश्चन करा रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन में हम कितने आंसर दे रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम एक्सटेंशन की क्लास को एक्सप्लेन करके हमने NCERT से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, और आपके हमने बुक से, नॉर्मल बुक से क्वेश्चन उठाए हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। तो जो हम इस क्लास की रेड नहीं लगाएंगे, हम कल ही सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो क्लास को हम एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, कितना आपके लिए यूज़फुल रहा है ये भी बताना ना भूलिएगा। कई टॉपिक मैंने आज एक साथ आपको पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।